आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनी डाउट्स इन द प्रीवियस क्लास में कोई डाउट था? नो नो। अपने जावास्क्रिप्ट वाले सेशन पे आते हैं। ओके सो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या है अपना जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली किससे स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन, इवेंट हैंडलिंग और डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस देखो, आपने जावा में पढ़े होंगे फंक्शन क्या होता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको ये बता रहे हैं हम कि उसको कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम अलग तीन तरह के फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। एक तो नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे हम करते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन के थ्रू, और एक होता है हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। ये जो कि क्या है, हमारे फंक्शन को और मॉडिफाई, लाइक ए सिंपल लाइन ऑफ कोड में मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस को हम देखेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ब्राउजर के अंदर कोई भी बटन या किसी पे भी कोई एक्शंस वो डिटेक्ट करता है, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा इवेंट हैंडलिंग। की जब भी हम बटन पे कोई क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या है, एक इवेंट अक्कर हो रहा है जो क्लिक फंक्शन है। या फिर हम उस बटन पे और इंटरेक्टिव बना सकते हैं कि क्लिक पे उसकी उसका स्टाइल चेंज हो जाए या वो हवर करे। तो वो सारा हमारा टास्क किसके अंदर आएगा, इवेंट हैंडलिंग के अंदर, ओके। उसके बाद लास्ट आता है आपका डॉम मैनिपुलेशन, जो कि हम परफॉर्म करते हैं हमारे HTML पेज को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो देखो, उसके लिए आपको अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये आपके ब्राउजर में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको किसी अलग से वर्चुअल मशीन या फिर किसी आईडी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिंपल VS कोड में आओ, फाइल में अपने डॉट जेएस नाम से एक सेक्शन से फाइल बनाओगे, और उसको आपको क्या करना है, सिंपली एग्जीक्यूट करोगे तो आपके ब्राउजर में है जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी रन हो रही होगी। अब सपोज इस यहाँ पे हमने क्या है, अपनी जो डॉट जेएस फाइल बनाई थी, अब हम इस जेएस फाइल को HTML के अंदर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। अब आप जब भी इस फाइल को इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये तो दूसरी क्लास से हमें कौन सी फाइल include करनी है? We will run this HTML, okay? Like that. ये वाली क्लास है। ठीक है। अब तक हमने इस पेज में क्या किया था, सिर्फ हम अपने जो भी कंटेंट था वो सारा हमारा एक स्टैटिक कंटेंट था। इस पे कोई भी फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर रहे थे। लाइक इस पेज का कोई भी वर्क नहीं था, सिर्फ ये यूजर के लिए एक व्यू जनरेट कर रहा था। अब हमें इस पेज को और इंटरेक्टिव बनाना है कि इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा जावा। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन वर्क कैसे करे, फंक्शन काम क्या करता है। फंक्शन का काम होता है कि उसको जो भी हम मेथड बना रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो उसकी वो कैसे बिहेव करने वाला है, वो हमारा कौन डिसाइड करता है, फंक्शन। अब जो हमने इससे पहले यूजर डैशबोर्ड बनाया, सॉरी, एम्प्लॉय डैशबोर्ड बनाया था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने यूजर की डिटेल्स फेच की थी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, अब ये हमारा पेज था, हम इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या कर रहे थे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आ रही थी, हमारे पास एक डेटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी। अब उस डेटाबेस से मुझे ये जो डेटा कहाँ था, अपने पेज पे शो कराना था। तो वो शो कराने के लिए, अब मुझे HTML में तो मुझे कितना नहीं पता ना कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने प्रेजेंट है मेरे पास, या नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर कहाँ पे होंगे, या फिर उसके पास कौन कौन सी डिटेल्स है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फैच नाम की API बनाई थी, ठीक है। एक फैच फंक्शन बनाया था, जहां पे उस वो फैच फंक्शन क्या कर रहा था, ये फैच फंक्शन जो है आपका, सपोज हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
अभी हम इसको समझते हैं कि ये आपका जो आपका एक पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली कहाँ से दिखानी है? ये इस डेटाबेस में आपके पास वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी डेटाबेस के पास आपकी जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है वो रखी है। अब वो डेटाबेस जितने भी यूजर्स है, आपको नहीं पता वो यूजर्स कितने प्रेजेंट है वहाँ पे, कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स है, उनको आपको अपने पेज पर डिस्प्ले कराना था। तो हमें क्या करना था, जो लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आपका जो डेटाबेस है, जहाँ पे भी आपके यूजर नेम इंफॉर्मेशन रखी है, हमने क्या किया, वो लोकेशन डाली कहाँ पे, अपने फैच एपीआई में। ठीक है, तो उसको हमने किस में डाल दिया, अपने फैच के लोकेशन में, कि उस लोकेशन के अंदर आप वहां से उनका डेटा फैच करके लाओ जो हमें वहां पे डिस्प्ले कराना है। तो हम सिंपल सा बनाए, सिंक। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, फैच यूजर। अब जो रिस्पॉन्स वो फैच करके ला रहा होगा उसको हमें कहीं सेव कराना होगा, इसलिए उसके लिए क्या था, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स को लेके आ रहा है उसको हम सेव करा रहे होंगे अपने रिस्पॉन्स के नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब ये फेच आपका मेथड है, जो भी इंफॉर्मेशन इस यूआरएल पे प्रेजेंट होगी ये उनको सेव करके ले आएगा। ठीक, जो ये यूआरएल है वहां पे, अब हमें पता है कि ये वहां पे जो है डेटाबेस जो है आपका जेएसएस स्ट्रक्चर में होता है, हमें इसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने यूजर्स की लिस्ट को कन्वर्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट में, कि जो भी रिस्पॉन्स आया है, जैसे ये आपका क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स लेके आ रहा होगा उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर आप यूजर्स चलाओगे, और हम कॉल कर लेते हैं अपने फेच यूजर को। ठीक है, अब ये ठीक है, अब फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन आता है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है आपका फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फेच यूजर टू करके इसको कॉल किया। क्योंकि तो अभी 6 मिनट पहले आया है मुझे कैसे हो? ठीक है, अब आते हैं अपने विंडो पे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे और इससे कंसोल के अंदर आओगे तो आपको मिलेगा, When someone says intention was not enough, कि मतलब हमने कहते हैं यूजर डॉट जेएस वाली फाइल में किया someone है कि trained. हम किस वाली फाइल में भी, स्क्रिप्ट में। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको। अब ये देखो, ये आपको क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड। क्योंकि जो यहाँ पे हमने ये रिस्पॉन्स लिया है, ये क्या है, वहां पे बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है जो कि क्या है, उस डेटा को आने में टाइम ले रहा है। अब वो टाइम की वजह से आपका जो फैच यूजर टू है ये पहले कॉल हो गया, और जो हम कंसोल कर रहे थे ये रिस्पॉन्स टाइम लेके आ रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, असिंक। अब ये असिंक क्या करेगा, ये वेट करेगा कि जब तक उसको रिस्पॉन्स मिल नहीं जाता
तब तक आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखो, जैसे ही आपने वहां पे फंक्शन असिंक लगा दिया, तो ये क्या है, आपका जो नेटिव कोड है उस पे ये वर्क कर गया। उससे पहले क्या भेज रहा था ये आपको, अनडिफाइंड। इसका रीजन ये था कि जो ये HTTP URL के पास हमारा नेम प्रेजेंट, जो भी डेटा प्रेजेंट था, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था उस रिस्पॉन्स को लेके आने में। ठीक है, टाइम ले रहा था, उससे पहले आपकी ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा असिंक फंक्शन का यूज, कि अगर कोई रिस्पॉन्स आपका टाइम ले रहा है और आप चाहते हो कि वो लाइन ऑफ कोड उसके बाद ही एग्जीक्यूट हो, जब तक आपको रिस्पॉन्स ना मिल जाए, तो हम उस असिंक और अवेट का यूज करते हैं। ठीक है। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट क्या था हमारा, अब सपोज कि URL में हमारे पास कोई डेटा प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई डेटा ही ना रखा हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमारे फंक्शन में कोई एरर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ, सपोज मल्टीपल फंक्शंस एक साथ वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने असिंक लगा दिया। ठीक है, अब उसके पास रिस्पॉन्स में वो इतना टाइम लगा रहा है, वो वेट आपका चला ही नहीं, तो इसके चक्कर में क्या नेक्स्ट फंक्शंस भी आपके वेट पे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सपोज कुछ इस टाइप का ऐसा URL दे दिया जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, यूजर्स के बाद मैंने लगा दिया स्लैश स्लैश स्लैश, ये कोई URL नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने एरर दे दिया, कैन नॉट गेट। अब गेट तो नहीं उसका चला। अब इसके चक्कर में अगर हम बैठे रहेंगे कि वहां पे ये आपका फंक्शन ही नहीं चला, तो ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड तक तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ट्राई कैच का यूज। अब ट्राई कैच करने से क्या होगा, कि अगर इस लाइन ऑफ, अगर हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी एरर आता है, तो वो उस एरर को क्या करे, कैच कर ले। ठीक है, कि अगर इस ब्लॉक सिंपल एक स्पेसिफिक इस ब्लॉक ऑफ कोड में कोई एरर है, तो हमने क्या किया, उसको ट्राई के अंदर डाल दिया, और अगर उसमें कोई एरर आता है तो हम उसको कैच करके कंसोल में दिखा देंगे अपना एरर, और उसके बाद चले जाएंगे अपने नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे। मैं इसमें वो अपने को शो हो जाएगा ना एरर? क्या, हाँ, एरर हमें शो हो जाएगा ना? पीयूष कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा से बोला एक बार। हेलो हाँ, मैम, मैंने कहा कि जैसे कि हमने ट्राई में वो एरर डाला, ठीक है, कैच डाला, तो वो एरर सॉल्व हो जाएगा या वो हमें शो होगा कि नहीं, यहाँ वो पे एरर है, यूजर? एरर आपका सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बेसिकली जब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपकी किस लाइन ऑफ कोड से एरर आ रहा है। कैच ब्लॉक लगाने का बस ये बेसिकली आपको शो कर देता है कि आपका एक एरर यहाँ इस ये सिस्टम ये फंक्शन ये एरर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा, कैच सिर्फ एरर को पकड़ेगा, वो सॉल्व आपको खुद करना है। अब ट्राई कैच हम सिंपल इसलिए लगाते हैं कि अगर वहां पे मल्टीपल फंक्शंस हैं और वहां पे अगर आपका प्रोग्राम एकदम से किसी भी फंक्शन पे रुक गया, तो आप ये एक एक फंक्शंस कैसे चेक करोगे कि किस फंक्शन में एरर आया है, किसकी वजह से वो एरर रुका था। ठीक है, ओके मैम। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे यस। ट्राई कैच के अंदर, अब कंसोल लॉग एरर में मैं यहाँ पे चाहे एरर के साथ एक मैसेज डाल सकती हूँ कि जो मेरा फेच यूजर्स है वो फेल हो गया एक्सट्रैक्ट होने के लिए। तो ठीक है, अब हम करेंगे, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश चलाएंगे। ये जावास्क्रिप्ट उसमें एंगुलर में होता है, हमें लिखना है कंसोल डॉट एरर, वो एरर दिखाने के लिए आपको। ठीक है, एरर को आपको इसमें ही दिखाना पड़ेगा।
ये एलिमेंट मैसेज के साथ, एक सेकेंड। जी सर, क्या भेज रहे हो सर? स्पेलिंग मिस्टेक। क्या खबर है? स्पेलिंग मिस्टेक ना है, क्यों? मोदी सर ने कहा पढ़ा दिया। अरे दवा दवा आप लगाते हैं वो आपका उसी का ये एक सेकेंड। आप बदले तो याद करो ना। सबको पता होना अभी मिला नहीं कंसोल वाला मैसेज। एक सेकेंड। ट्राई कैच में भी अभी यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, हम इसको देखेंगे बाद में। हो सकता है ये स्पेसिफिक आपका एंगुलर के अंदर वर्क करता हो। एक सेकेंड, इंस्ट्रक्शन को चेक करते हैं, उसका सिंटैक्स एरर। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो फैच है ये क्या है आपके, ये एपीआई के थ्रू हम यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इफ एल्स के अंदर बेसिकली इसने डाल दिया कि अगर रिस्पॉन्स डॉट उसको ओके नहीं मिला तो क्या है, ये एरर थ्रो करेगा, जो भी स्टेटस कोड लेके आ रहा है वो एरर, क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई वाला ले रहे हैं। वापस आते हैं, देखते हैं अब अपने कोड पे। तो अब ये देखो, ये आपको फैच दे रहा है जो कि सर्वर का एरर है कि फैच यूजर कौन सी आपकी कौन सा फंक्शन फेल हुआ है, एट फैच यूजर टू। तो साथ में जो आपका फंक्शन का नेम है वो लेके दिया उसने, और कौन सा एरर ये दे रहा है 404 का मतलब क्या है कि जो आपका यूआरएल है वो गलत है। ठीक है। यस मैम। ये असिंक अवेट में हम यहाँ पे एपीआई यूज कर रहे थे। अगर सपोज हम कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो उसकी सम कर रहा है, ठीक है। सबको नहीं बता सकता है, ऐसे ही ऐसे तो सबको नहीं बता सकता। अच्छा, फंक्शन के अंदर हम हमेशा जो है ज्यादातर वो किस वेरिएबल का यूज करते हैं, कॉन्स्ट का। क्योंकि जो कॉन्स्ट, देखो जो कॉन्स्ट आपका ये टाइप ऑफ होता है, वेरिएबल टाइप ऑफ, ये आपका सेम होता है कि आप इसको इस एक ब्लॉक ऑफ कोड में जितनी बार भी यूज कर लिया वो उसका डेटाबेस को, मतलब उसके वैल्यू को चेंज करता रहेगा। लेकिन जो आपका लेट होता है वो क्या करेगा, अगर इसके अंदर ही मैंने एक और फंक्शन बना के दूसरा फंक्शन बनाया या दूसरा लाइन ऑफ मेथड बनाया तो उसका जो स्कोप है वहीं तक लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, कॉन्स्ट का, अगर आपको फंक्शन के अंदर उसका स्कोप ग्लोबल रखना है तो। ठीक है। ग्लोबल किसके अंदर, फंक्शन के अंदर अगर ग्लोबल स्कोप रखना है मुझे, मैं मोस्टली किसका यूज करती हूँ, कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट नंबर एक ले लेते हैं हम। हेलो हेलो क्या?
पे हमने एक सपोज फंक्शन बनाया है जिसमें मैं नंबर 2 में क्या कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपने नंबर को, नंबर 2 को। सम को कॉल किया, यहाँ पे देखो कंसोल में मिल गया आपको 57। अब इसके अंदर अगर मैं नॉर्मल ट्राई कैच ब्लॉक चलाऊं, ठीक है, नंबर के साथ में किसका प्रिंट करती हूँ, सपोज मैंने ऐड किया FALSC। इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने 2 नंबर लिया था तब तो उसने क्या किया था, उसको सम करके दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लिया, ये मेरा नंबर टाइप है, दूसरा मेरा क्या था, ये बूलियन टाइप का डेटा है। तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया नंबर 2 में, जो कि नंबर उसकी वैल्यू थी वो रिटर्न कर दिया। लाइक इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपका टाइप ऑफ डिफाइन कोई फिक्स नहीं होता। जब भी आप नंबर में कोई स्ट्रिंग है, वो एडिशन जो है, एडिशन के अंदर आप दूसरा डेटा टाइप ऑफ ऐड करते हो तो उसको वो ऐसे क्या ट्रीट करता है, कॉन्केटिनेशन। अब इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। फॉल्स क्या है बेसिकली, ये नंबर ऑफ टाइप का, यहाँ पे एक ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू होती है, तो फॉल्स हमेशा वैसे भी फॉल्स है, तो इसने क्या किया, नंबर 2 में जो नंबर की वैल्यू थी सिर्फ वही असाइन करके दे दिया आपको। यही अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये आप करते हो। तभी 0 ही दे दिया था। ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपको प्रिंट करके देगा। फॉल्स जो है, हम बूलियन में 0 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो फॉल्स होता है आपका वो किसका होता है, 0। और हम ट्रू की बात करें तो वो किसको इंडिकेट करता है, आपका 1 को। आपको फेमस नेम ये करना पड़ेगा। अब इसने मुझे देखो, मैंने यहाँ पे क्या है, फॉल्स और ट्रू को एक वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये मुझे एरर देगा, क्योंकि अब यहाँ पे फॉल्स एक क्या है, न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है, तो इसने क्या दे दिया मुझे, अनकॉट सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये जो तरीका है गलत है। ठीक है, फॉल्स आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना, कोई भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या है, आपका कंपाइलर वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये फॉल्स क्या है, ये ट्रू क्या है। अगर यही फॉल्स पे मैं अगर फॉल्स लगा के यूज कर देती, तब ये इसको डिक्लेयर करते हैं एज ए वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम आप कभी भी अपने डेटा टाइप पे उस पे नहीं रख सकते फॉल्स, से आपको एरर मिलना, ठीक है। नो, दूसरा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन आपने देख लिया, अब हम देखते हैं अपना एरो फंक्शन। अब सपोज एरो फंक्शन में मुझे सम के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 वैल्यू देते हैं, मैं पास कर देना 1
यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करती है, तो अब मैं सम के अंदर जो भी वैल्यूज यहाँ पे पास करूंगी उनका मुझे सम निकाल के दे रहा होगा। ठीक है, ये नंबर टू में जो भी वैल्यू होगी, नंबर अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नंबर तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम, स्ट्राइक कैच बताया। ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ पास किए हैं एरो फंक्शन के हेल्प से, हम इसको यही इजी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही हमारा एरो फंक्शन आएगा, फंक्शन सम। जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देने हैं आपको, डिक्लेरेशन है। फाइव अगर कॉल करें तो ये रिटर्न करेगा। प्रिंट करा। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे भी सम के अंदर ऐसे पास किया था, हमने क्या किया, अब इसको हम लाइन ऑफ ब्रेसिस के अंदर कर रहे थे। अब क्या है, एक ही लाइन ऑफ कोड में हमने इसको कर दिया है फंक्शन में खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग पहले ही बताया था कि वो हमेशा आपका किस पे होता है। अब इवेंट हैंडलिंग के अंदर हम बात करते हैं कि सपोज ये आपका एक बटन है। ठीक है, ये क्या है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ उसका क्या है, कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही ये क्लिक हो, ये वाला डेटा क्या है, यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस बटन पे हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमूव यूजर वाला बटन है, कुछ दिक्कत आ गई। इस पे क्या किया मैंने, एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया जो कि किस पे चल रहा है, क्लिक पे। तो अगर आप इंस्पेक्ट करके ये कंसोल में यहाँ पे आओगे,
अब इस क्लिक के अंदर हमें क्या करना था कि जैसे ही वो क्लिक हो, जो हमारा फंक्शन है, जो रिमूव यूजर नेम है, वहां से हाँ वो यूजर नेम, हाँ, यस। मैम थोड़ा सा पीछे बताओ ना मैम, मैं एक्चुअली गलती से नेटवर्क इशू के कारण लीव हो गया था। देखो, एरो फंक्शन देखा था आपने? हेलो पीयूष। हाँ हाँ मैम हाँ। तो एरो फंक्शन के बाद हम क्या कर रहे थे, इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग के मैंने क्या बताया था कि वो मोस्टली जब भी आप किसी बटन पे ट्रिगर करते हो या कोई भी आपका किसी भी स्टाइल पे जो आपका फंक्शन है वो ट्रिगर हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करी, इस बटन पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम। बटन पे क्लिक करने के बाद इस पे क्या फंक्शन मेरा परफॉर्म हो रहा है कि ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, वो जो नेम यहाँ पे यूजर पे प्रेजेंट था वो वहां से रिमूव हो गया। तो ये बटन को ट्रिगर करने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में आपका इवेंट हैंडलिंग वाला फंक्शन होता है कि जैसे ही उस बटन पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म हुआ, वो क्या है आपकी विंडोज वाली प्रॉपर्टी में सेव होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं डॉट डॉट करके, ये आपकी यूजर लिस्ट को, ठीक है, प्रिंट करते हैं। अब ये देखो, इस यूजर लिस्ट के अंदर यहाँ पे कितनी सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट पे बनते हैं ना, उन सब पे ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हर एक ऑब्जेक्ट में ऐड होती ही होती है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट वाले इसकी प्रॉपर्टीज है ना, ये आपकी एक्सेस की, एरिया, टर्मिंग, इनको यूज करके इसकी प्रॉपर्टी को आप उनके ऊपर नेविगेशन अपना परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो आपका होगा क्लिक फंक्शन। कितना है? देखो ये देखा है, ऑन क्लिक है, इसी तरह आपका क्लिक होता है। करने के बाद बाद नहीं ओके, हमने यहाँ पे सिर्फ अभी यूजर लिस्ट को अपने प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ के इसके अंदर आपका कोई बटन ट्रिगर नहीं हुआ है। तो ये जो इनर HTML है, ये कहाँ से ऐड कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो डॉक्यूमेंट वाली लाइन ऑफ कोड लिखा था, याद है, हम डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या कर रहे थे, अपने HTML के अंदर स्टाइल ऐड कर रहे थे। तो जब भी कोई एलिमेंट आप हमें क्रिएट करना था, तो हमने क्या यूज किया था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद उस एलिमेंट के अंदर आपको अगर कोई क्लास, जैसे हम HTML के अंदर अपनी क्लास ऐड करते हैं, वो क्लास ऐड करने के लिए क्या यूज कर रहे थे हम, ठीक है। अब देखो, टॉगल थीम बटन पे मुझे क्या करना था, हम क्या कर रहे थे कि वो जैसे बटन पे क्लिक हो, आपका कलर चेंज हो रहा था बैकग्राउंड का, डार्क टू लाइट। तो जो टॉगल थीम बटन था, उस पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड किया, जो कि कब परफॉर्म होगा, क्लिक पे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में उसका टाइप किया गया कि जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आपने हमने क्या किया, एरो फंक्शन कॉल किया। अभी एरो फंक्शन दिखाया था, क्लिक जो भी आपके फंक्शन का नेम होता है, इसके अंदर पहले आपको पैरामीटर पास करने होते हैं कि वो क्या परफॉर्म करने वाला है, फिर एरो फंक्शन के अंदर वो मेथड कैसे वर्क करेगा। जैसे ही क्लिक होगा, ये क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट, जो आपकी बॉडी क्लास लिखी थी, वो उसका कलर जो है, डार्क मोड पे हमने यहाँ पे क्लास ऐड कर दी, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर जो है आपकी डार्क मोड क्लास ऐड हो गई, ओके। अब डार्क मोड के अंदर हमने CSS डिफाइन कर रखी थी अपने डार्क मोड के नाम से। तो जो CSS वहां पे प्रेजेंट थी, उसने वो CSS आपके क्या है, HTML पे अप्लाई कर दिया, जैसे कि था आपका।
इसने क्या किया, आपका कलर चेंज कर दिया। अब जैसे ही आप इस पे आओगे इंस्पेक्ट करके, इसको इस पे क्लिक करो हॉवर करके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका एक बटन है, टॉगल बटन। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर एक क्लास ऐड होगी, जो कि अभी ये लाइट है डार्क वाली, ठीक है। कि यहाँ पे एक क्लास ऐड हो गई आपकी डार्क मोड। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसने क्या किया, वो क्लास को रिमूव कर दिया। तो ये क्लास हम किस में रिमूव कर रहे थे, यहाँ से, ठीक है। ये जो टॉगल फंक्शन था, ये उसको ऑन और ऑफ कर रहा था। और इसको हमने ट्रिगर कैसे किया कि आप फाइल जो ये बटन है, ये किस पे क्लिक होना चाहिए, टॉगल थीम वाले पे, विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेम डिफाइन किया, और उस नेम के थ्रू हम जो है उसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो इस वाले कोड में जब अब आपको पूरा प्रॉपर क्लियर है कि ये फंक्शंस कैसे वर्क कर रहे थे पीयूष। यस मैम। तो अब इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, या डॉम मैनिपुलेशन या फंक्शन, इसमें कोई इतनी दिक्कत तो नहीं है ना। नो मैम। तो अगर हम मैं कहूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम एंगुलर स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। देखो जावास्क्रिप्ट का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ, देखो जावास्क्रिप्ट में बेसिक आपके यही फंक्शंस होते हैं, इवेंट हैंडलिंग और ये। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब भाई हम जैसे यहाँ पे मैंने बात की कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो भी डेटा फैच कर रहे थे, वो किससे कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। आप इसको क्लास नेम से भी कर सकते हो, आप इसको क्यूरी सिलेक्टर से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उन सबको एक एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना यूज करके, हम अगर अपने प्रोजेक्ट में ही डायरेक्ट इसको यूज करें, तो वो ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। जब हम डॉम मैन्यू, मैम हाँ, एक ऐसा सेकेंड रुको। कर सकते हैं क्या अपन? ये अगर मैं आपको डॉम मैनिपुलेशन का ये दिखाऊं पूरा, तो यहाँ पे देखो, आप डॉक्यूमेंट को किसके थ्रू, हम देखो यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट को हम ट्रिगर कर रहे थे, तो किसके कर रहे थे, एक तो गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला आपने देख लिया था। दूसरा क्या था, क्यूरी सिलेक्टर, जो आपका एलिमेंट होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट पे ही आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। लाइक आपको क्लास नेम, आपने आईडी नहीं दी, आपका जो था, तो उसको हमने क्वेरी सिलेक्टर के यूज कर लिया। एक होता है आपका, अब इसमें भी आधी चीजें नहीं लिख रही है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, अगर आपको क्लास नेम के ही ऊपर अपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो। तो अगर आप एक एक प्रैक्टिकल, एक एक प्रॉपर्टी को ऐसे देखोगे ना, तो वो काफी लंबा खींच जाएगा। मेनली आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैम हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ते हैं। इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होगा मुझे चलेगा मैम। ओके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कल एक जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट और क्रिएट करते हैं यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो ठीक है। या फिर देखो, जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली आपको फंक्शंस तो ऑलरेडी बनाने आते हैं, ठीक है। वो वर्क वैसे ही करेगा जैसे हम जावा में करते हैं। मेन आपको सीखना है डॉब मैनिपुलेशंस और इवेंट हेड, फ्रंट एंड के अंदर वही काम करते हैं, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन किस लिए, क्योंकि जब भी आप अपना एचटीएमएल कोई भी पेज डिजाइन करोगे या वो, तो आपका क्या है, आपको उस पेज को इंटरेक्टिव बनाना है। वो इंटरेक्टिव पेज आप कब बना पाओगे, जब आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट को, ओके। तो जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा किसकी नीड है, डॉम मैनिपुलेशन और उसकी इवेंट हैंडलिंग की। बाकी जो आपकी विंडोज की प्रॉपर्टीज होती है, वो हम अपने फंक्शन प्रोजेक्ट में अगर कोई नई फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, तो हम उसको साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, ओके। So, any other doubt regarding this class? नो मैम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, तो कैन यू, आप बता सकते हो उसको नॉर्मली सिंपल डेफिनेशन में, नॉट कोई बुकिश डेफिनेशन में। थोड़ा सा नहीं मैम।
तो देखो, सिंपल सा हेलो। बात, हाँ हाँ, यस। नहीं बता पाऊंगा मुझे। ओके, सो डोंट वरी, इवेंट हैंडलिंग आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, कि वेन एवर यू क्लिक ऑन एनी एलिमेंट, ओके, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो आपका, यहाँ पे हम स्पेसिफिक बटन की बात नहीं कर रहे। सपोज आपने किसी लिस्ट एलिमेंट को या किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट या किसी भी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी पे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उस पे क्या है, अपना इवेंट लिस्टर लगा सकते हैं। ठीक, तो एनी एक्शन विच इज डिटेक्टेड बाय द ब्राउजर, ठीक है, अब ब्राउजर कब डिटेक्ट करेगा, जब भी आप क्लिक करोगे उस पे, या फिर माउस आपका उसके ऊपर होवर होगा, तो जो भी एक्शन आपका ब्राउजर डिटेक्ट करता है वो आप उसको उसमें इंपोर्ट कर सकते हो इवेंट हैंडलिंग के अंदर। ओके, ओके। ओके, सो लेट्स मीट इनटू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके मैम, थैंक यू। Thank you.